बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारखान के वाक़या में जहाँ कुएं से 3 लाशें बरामद हुई, 2 लड़के थे और एक औरत की लाश थी, तो अब उसके अंदर एक नया मोड़ ये आया है कि वो औरत जो कुरान पाक हाथ में लेकर इस्तदा कर रही थी कि उसके बच्चों को छुड़वाया जाए सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल से, तो वो जो कि हम लोग समझ रहे थे कि वो उसको कत्ल कर दिया गया, वो अब जिंदा बरामद हो गई। जब सरदार को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निजी जेल के ऊपर छापा मारा गया तो वहां से उसके 5 बच्चों को जो है वो बाजियाब करवा लिया गया। और इस फैमिली ने तस्दीक की कि जो 2 लड़के जिनकी लाशें बरामद हुई वो उन्हीं के बच्चे हैं और उनको हलाक कर दिया गया तशद्दुद के बाद। अब जो हमारे लोग इस चीज को लेकर के जनाब देखें, ये अब औरत जो है वो तो जिंदा बाजियाब हो गई, तो इस तरह से शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई मामला था ही नहीं। तो हजरत बात यह है कि मामला बिल्कुल था। इसकी जुजियात के ऊपर जरा गौर करें। 2 लड़के वो तो मरे, उनको कत्ल किया गया, और जिस लड़की की लाश बरामद हुई उसके पोस्टमार्टम के बाद पता चला है कि उसके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती भी की गई। उसको इंसाफ कौन दिलाएगा? उसके कत्ल का हिसाब किससे लिया जाएगा? ये तहकीक करना बाकी है। फिर इसके अलावा ये चीज भी साबित हुई कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जो है वो अपनी निजी जेल चला रहा था। जिस तरह के उसका बेटा खुद उसने तस्वीर और वीडियो शेयर की कि ये बच्चे जो हैं इस फैमिली के, वो इसके घर के अंदर काम कर रहे थे अब्दुर्रहमान खेतरान के। फिर तस्वीर आई कि जनाब इसका ताल्लुक हमारे ताकतवर हलकों के साथ है, हमारे फौजी अफसरान जो हैं इनके साथ इसकी तस्वीर आई। क्या यही वो ताल्लुक है जिसकी वजह से ये सरदार इतना मजबूत है? इसका ताल्लुक जो है वो बाप पार्टी के साथ था और ये सूबाई वजीर था बलूचिस्तान की असेंबली के अंदर। अब इस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए कि जो हमारे बलूचिस्तान में जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले बहुत बुरी है, हमारे जो अदारे हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं जो एंटी सिविल हैं, जो सिविलियंस को पकड़ के उनको निजी जेलों के अंदर डाल रहे हैं, इनके ताल्लुकात हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ क्यों हैं? इस चीज को अदारों को देखने की जरूरत है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को देखने की जरूरत है। एक नहीं कई तस्वीर, मुतअद्दद तस्वीर इसकी नजर आती है। और कौन नहीं जानता कि जो बाप पार्टी है वो किसने बनाई, उसको इक्तदार में कौन लेके आया, और कौन इसको इशारे करता है कि अब आप हुकूमत जो वफाकी सतह पर अब आप हुकूमत के अंदर आ जाएं और अब आप निकल जाएं। कौन इस चीज से वाकिफ नहीं है? तो एक ये वाला इशू जो है इसको भी देखना चाहिए। और फिर इसके बाद एक जो वीडियो आई मुख्तसर सी कि जिसमें सरदार अब्दुर्रहमान जो है वो पुलिस के साथ जा रहा है और विक्ट्री के निशान बना रहा है। वो अगवा और कत्ल का मुलजिम है, ना उसके हाथों में हथकड़ी है। जो पुलिस वाले हैं उनके सर झुके हुए हैं और ये इस तरह से विक्ट्री का निशान बना रहा है जैसे कुछ फतह करके आ रहा है, हालांकि इसके ऊपर कत्ल का इल्जाम है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फवाद चौधरी और दूसरे जो हमारे सियासी लीडरान, उनको जब गिरफ्तार किया जाता है तो उनके साथ कैसा उनको हथकड़ी लगाई जाती है। उनको पुलिस कहती है कि हमें नहीं पता इनको कौन ले गया, इनके ऊपर तशद्दुद होता है। और ऑन कैमरा जो फवाद चौधरी है उसके सर के ऊपर कपड़ा डाला जाता है, जबकि इस तरफ दूसरी तरफ ये सरदार जो है ये विक्ट्री का निशान बनाता हुआ जा रहा है, ये जैसे इसने कुछ फतह कर लिया। तो ये खुला तजाद हमारे इदारों के अंदर ये किस वजह से है? हमारा कहते हैं कि जनाब यहां पे निजाम नहीं है, तो निजाम चला कौन रहा है? कौन है जो इस तरह से एक ही कानून जो है वो 2 तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, ताकतवर के लिए और ताकत आई कहां से? ये ताकत सरदार की अगर है तो रियासत को ज्यादा ताकतवर होना चाहिए या इस सरदार को ज्यादा ताकतवर होना चाहिए? किसने इजाजत दी इसको कि ये निजी जेलें बनाए? किसने इजाजत दी कि ये इस तरह से लोगों के साथ लोगों को अगवा करे? खुद उसका बेटा उसके ऊपर इल्जामात लगा रहा है कि मेरे बाप जो है उसकी निजी जेल के अंदर ये लोग वीडियोस दे रहा है, वो तस्वीर दे रहा है कि ये मेरे बाप के पास ये फैमिली जो है ये इसके लोग वहां पर कैद है और उनसे काम लिया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और बात, ये इशू जो है ये सोशल मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, ये वायरल हुआ और
نہ صرف یہ بلکہ جو وہاں پہ لوکل لوگ ہیں انہوں نے احتجاج کیا، اس کے بعد یہ بازیابی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ فیملی اور وہ عورت جو ہے وہ بازیاب ہوئی ہے۔ اب ایک چیز ہمیں دیکھ لینی چاہیے کہ ہمارے احتجاج کا، چاہے ہم سوشل میڈیا کے اوپر کرتے ہیں یا ہمارے لوگ ویسے کرتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے، وہ رائے گاہ نہیں جاتا، اس سے پریشر بلڈ ہوتا ہے، اور یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہم یہ کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو، جو قانون ہے اس کی سپرمیسی ہونی چاہیے، اور قانون جو ہے وہ ہمارے ادارے، ان کا کام، جس ادارے کا جو کام ہے وہ کام کرے۔ یہ جو بازیابی ہے، جب پولیس نے چھاپا مارا پھر نہیں ہوئی، جب لیویز نے مارا تو ہوئی، تو پولیس کو تربیت دینی چاہیے، اس کو قانون کے اندر اس کو ایسے قوانین بنا کے دینے چاہیے جس میں ان کی جو ہے برتری ہو، اور جو باقی ادارے ہیں وہ اپنا کام کریں۔ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا کام سول معاملات کے اندر مداخلت یا وہاں پہ بازیابی کروانا بالکل نہیں ہے۔ انٹل اینڈ انلیس جو حکومت ہے وہ ان کو ریکویسٹ کرے کہ اب ہمارے جو ہے وہ ہمارے اختیار میں یہ چیزیں نہیں رہیں، صرف اس وقت یہ لوگ آ سکتے ہیں اور پھر اس وقت صرف یہ مداخلت کر سکتے ہیں، ادروائز دے شوڈ اسٹے ایٹ دا بارڈر۔ ان کو اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ جو قانون ہے اس کی بالادستی بہت ضروری ہے، یہ دیٹس the first thing، پہلی چیز ہے جو چیزوں کو بہتر کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ سب جانتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ تم سے پہلی قومیں تباہ ہو گئیں جہاں پر اشرافیہ کے لوگ اگر کچھ ظلم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جو نچلے طبقے کے لوگ تھے ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر قانون کا نفاذ ہو جاتا تھا۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے لوگ ہیں، جو عوام ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی ایشو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر اپنی آواز ضرور بلند کریں۔ اگر آپ خود نہیں آواز بلند کر سکتے تو جو لوگ میرے جیسے آواز بلند کر رہے ہیں ان کا ساتھ ضرور دیں۔ السلام علیکم۔